हफ्ते भर 10 दिन में हमने उनको साइड फेंका। अभी फरवरी चल रही है, 10 तारीख मान लीजिए, तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का जो ये वीडियो है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी कारणवश अपना जनवरी अटेम्प्ट खराब कर चुके हैं। बाय एनी रीजन उनको लगता है, चाहे कोई भी रीजन हो भाई, उनका जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट खराब जा चुका है और अब वो जनवरी अटेम्प्ट के बाद अप्रैल अटेम्प्ट सुधारना चाहते हैं। मतलब ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है जो अपने अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, लेकिन टाइम लिमिट का गैप है भैया, उनके पास टाइम की एक लिमिट है। तो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग हाउ टू इंप्रूव योर स्कोर फॉर अप्रैल अटेम्प्ट। अगर आप जनवरी अटेम्प्ट खराब कर चुके हैं तो कैसे हम अप्रैल अटेम्प्ट को सुधारें, बाय यूजिंग स्मार्ट वर्क। मतलब हम कैसे स्मार्ट वर्क का यूज करें या क्या हार्ड वर्क का यूज करें, यह हमें समझना है। तो सबसे पहला मेरा आंसर यह है कि इस टाइम पर हमें स्मार्ट वर्क का यूज करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग हार्ड वर्क वी शुड यूज स्मार्ट वर्क, क्योंकि उससे हम बहुत जल्दी नंबर भी इंप्रूव करेंगे और हमारी मेहनत भी कम लगेगी, और उस मेहनत को हम कहीं और लगा सकते हैं। उस मेहनत को हम चाहें तो एडवांस की प्रिपरेशन में भी लगा सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही है कि हम स्मार्ट वर्क कैसे करें, है ना, हाउ टू डू स्मार्ट वर्क। किस तरीके से क्या अप्रोच रखी जाए कि हम अप्रैल अटेम्प्ट बहुत फाड़ सकते हैं। मतलब अप्रैल अटेम्प्ट में ऐसा सीन होना चाहिए कि जो हमारा जनवरी अटेम्प्ट है उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज्यादा रिजल्ट हमें अप्रैल अटेम्प्ट में मिले। तो सबसे पहले उसकी स्ट्रेटेजी समझते हैं। आइए, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। उसकी स्ट्रेटेजी है जेईई मेंस का पैटर्न समझना। जेईई मेंस किस पैटर्न पर चल रहा है, उस पैटर्न को अगर हम किसी तरीके से समझ लें, उस पैटर्न को अगर हम किसी तरीके से कैच कर लें, तो हम अप्रैल अटेम्प्ट को भी कैच कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यार देखो, पेपर का कोई भरोसा नहीं है, कल कौन सा पेपर आने वाला है वो आज के पेपर पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर आप ट्रेंड देखोगे तो भैया ये डिपेंड थोड़ा बहुत करता है। जैसा कि हम जानते हैं जनवरी 27 को जो पेपर हुआ, 29 को जो पेपर हुआ, लगभग या सेम वैसे से ही क्वेश्चंस आगे के पेपर में भी देखने को मिले, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि हर चैप्टर वाइज जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो लगभग सेम ही चैप्टर के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे, बार बार एक ही चैप्टर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो शायद अप्रैल अटेम्प्ट में भी ये हो। तो सबसे पहले तो एक चीज जानिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि अप्रैल अटेम्प्ट में अगर आपका पेपर पहले दिन नहीं आता, लेट्स से सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे आता है, तो वो एक आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि आप उन दिनों में आने वाले पेपर को एनालाइज करके अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी कहते हैं जिसे। लेकिन अभी के लिए हमारी 3 महीने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक स्लाइड पेश करने जा रहा हूं जिसमें हम यह समझेंगे कि फिजिक्स के किस मॉड्यूल से, मतलब मॉड्यूल मतलब फिजिक्स को हमने जिन जिन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, थर्मल फिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मैकेनिक्स, वेव वाला पार्ट, वेव एंड ऑसिलेशंस, सेमीकंडक्टर एरर वाला पार्ट हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, इनमें किस तरह, थर्मल फिजिक्स जैसे जिसे कह दो, तो इनमें किन क्वेश्चंस में कितने चैप्टर में कितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। तो ओवरऑल जनवरी अटेम्प्ट में जब ये देखा गया तो ये कुछ परसेंटेज चार्ट निकल कर आया। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर ईएमआई एसी तक की अगर मैं बात कहूं तो उसमें लगभग 29.67% ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए। टोटल ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग 30% के आसपास क्वेश्चन है। मैकेनिक्स से भी लगभग 30%, 26.33%। मॉडर्न फिजिक्स से 10.67, ऑप्टिक्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 10, थर्मल फिजिक्स 10, मतलब आप पढ़ सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, वेव्स एंड ऑसिलेशन, सेमीकंडक्टर एंड एरर। अब इस चार्ट को देखकर हमें एक गैस लगता है, क्या कुछ स्टूडेंट्स ने यहीं पर ये भी बना लिया होगा गैस, वो ये कि सर ये और ये कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। अरे भाई पहले की स्लाइड्स आ गई हैं, सॉरी आनी नहीं चाहिए, अब आप लोग क्या पॉज करके देख लोगे, लेकिन टेंशन मतलब मैं भी लेकर जाऊंगा आपको। तो यहीं पर देखते हैं, अगर मैं इस और इस परसेंटेज को देखूं तो कुछ लोग यहीं पर दिमाग चलाएंगे, अच्छा इसका मतलब अगर मैं ये कर लेता हूं तो 56% कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये करने का मतलब ही है पूरे फिजिक्स करना। कैसे? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में 5 से 6 चैप्टर आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, कैपेसिटर,
MEC, EMI, AC, मतलब दिस क्लस्टर इज कंसिस्ट ऑफ 6 डिफरेंट चैप्टर्स। मैकेनिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो मैकेनिक्स में भी 6-7 चैप्टर आते हैं। स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन वेक्टर के आधार में, मैं तो कहूं उनके भी क्वेश्चन आए हैं, वो भी हम देखेंगे, तो लेकिन उनको भी जान दो क्योंकि वो तो आसान है। चलो काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करता हूं। काइनेमेटिक्स 1D 2D रिलेटिव वही एक ही मान लेते हैं। काइनेमेटिक्स, NLM, सर्कुलर, WPE, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ये भी 6 चैप्टर से मिलकर बना है। मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स ये मान लीजिए इलेक्ट्रोडायनामिक्स का 1/3 और मैकेनिक्स का भी लगभग 1/3 पार्ट है। ये 1/3 पार्ट है, परसेंटेज भी देखिए लगभग 1/3 है 1/3, चलिए अच्छी बात है। ऑप्टिक्स इंक्लूडिंग ई वेव अकेला एक चैप्टर है। आप अब यहां पर इंपॉर्टेंट समझे, आगे आगे जैसे आप पढ़ेंगे आप सिंगल चैप्टर पर जंप हो रहे हैं, सिंगल चैप्टर जैसे जंप हो रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स सिंगल चैप्टर, वेव्स एंड ऑसिलेशन सिंगल चैप्टर, सेमीकंडक्टर सिंगल, एरर सिंगल, इन सभी सिंगल्स को मिला, ये मैं तो कह रहा हूं इन 3 को मिलाओ, इन 3 का परसेंटेज कितना हो गया 10%। यानी अगर मैं 3 चैप्टर कर लेता हूं तो मेरा 10%, और इनमें चैप्टर में कुछ है नहीं, मतलब आप चेक करें फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा नहीं है, सेमीकंडक्टर में बहुत ज्यादा नहीं है, एरर में बहुत ज्यादा नहीं है। वेव्स वाला पार्ट रहने दीजिए क्योंकि वेव बड़ा है, वेव में साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, वेव आएगा, सब कुछ आएगा। ये तीनों चैप्टर्स बड़े नहीं है, थर्मल फिजिक्स बड़ा नहीं है। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो ये इन दोनों पार्ट को सबसे ज्यादा स्ट्रांग करें। सर वही बात होगी, इस परसेंटेज बढ़ा दिया आपने, लेकिन कुछ बच्चों का ये दोनों पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन आप में से हो सकता है कुछ लोगों का ये पार्ट स्ट्रांग ना हो, ये पार्ट वीक हो। कुछ बच्चे 11th में गलती करते हैं, कुछ बच्चे 12th में गलती करते हैं। 11th में गलती करेंगे मैकेनिक्स वीक होती जाएगी, 12th में गलती करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स वीक होती जाएगी। तो अगर मान लीजिए आप उनमें से कोई एक स्टूडेंट है कि आपकी 11th की मैकेनिक्स कमजोर है भाई, लेट्स से आपका मैकेनिक्स बर्बाद है, तो सर क्या मैं पहले मैकेनिक्स कंप्लीट करूं क्योंकि वो 26% है? तो मेरा कहना है नहीं, पहले मैकेनिक्स पर फोकस ना करें क्योंकि मैकेनिक्स 6 चैप्टर से मिलकर बनी है। 6 चैप्टर से मिलकर बनी है तो एक चैप्टर का ऑन एन एवरेज परसेंट आप निकाल लीजिए, लगभग 5%। वही 5% आपको यहां भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप एरर निपटाइए, सेमीकंडक्टर निपटाइए, फ्लूइड निपटाइए। सर इनके परसेंटेज देखें थोड़े कम है, तो मैंने कहा इनके परसेंटेज भले ही कम हो, इसको छोड़ दो, इनके परसेंटेज भले ही कम हो, लेकिन अगर आप देखो तो इन चैप्टर की जो लेंथ है वो उनसे कम है। रोटेशन 25 लेक्चर, 22 लेक्चर, 20 लेक्चर का टॉपिक, सेंटर ऑफ मास 15-17 लेक्चर का टॉपिक। वहीं अगर मैं फ्लूइड की बात करूं, फ्लूइड है 12। वहीं अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर है 5। एरर की बात करूं, एरर 2 से 3 लेक्चर, तो खुद देखिए 3 लेक्चर में 3%। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई आप इन चैप्टर्स के पीछे पहले भागें क्योंकि ये है इंडिपेंडेंट और इजीली जल्दी याद भी हो जाते हैं। एरर बहुत ज्यादा नहीं है, एक डेल्टा वाला फॉर्मूला, पावर फैक्टर वाला फॉर्मूला रट लो पावर वाला, उससे सारे एरर निकल जाते हैं। सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन है, मोस्टली पीएन जंक्शन सोलर सेल डायोड, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। फ्लूइड मैकेनिक्स, डायनामिक्स और स्टैटिक्स, तो यानी इन 3 चैप्टर को करना बहुत आसान है। इन 3 चैप्टर को अगर मैं कर लूं तो 10% यहां से कवर हो जाता है। उसके अलावा उसके बाद मैं अगर सेकंड फोकस की बात करूं तो सेकंड फोकस करें ऑप्टिक्स पर, क्योंकि ऑप्टिक्स भी अकेला 10% का है। तो ऐसे परसेंटेज वाइज चीजों को बांटें, जिन परसेंटेज को आप जल्दी कवर कर सकते हैं उन परसेंटेज को कवर करें। जो चैप्टर आपका थोड़ा सा स्ट्रांग है, थोड़ा सा स्ट्रांग मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं लेकिन हाँ नॉर्मल आता है, तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें, उसको परसेंटेज वाइज बांटें। अब आगे जाकर जब मैं चैप्टर्स की बात करूंगा, कुछ बच्चों का हो सकता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स पार्ट में सिर्फ इलेक्ट्रो और करंट आता हो, आगे की चीजें ना आती हो, या इलेक्ट्रो बर्बाद हो, कैपेसिटर बर्बाद हो, बाकी सारी चीजें आती हो, तो उन पर भी हम फोकस करेंगे कि किन चीजों को हम पकड़ें, किन किन चीजों को हम यूज करें ताकि हमारा काम बन जाए। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में ये क्वेश्चन डिवाइड किए गए हैं कि किन शिफ्ट्स में कितने क्वेश्चन है। जैसे आप सबसे ज्यादा देख सकते हो इलेक्ट्रोडायनामिक्स लगभग 27%, तो इसके बाद मैकेनिक्स लगभग देखो सब में डाटा सेम ही है लगभग, आप अगर ये ध्यान दोगे तो सब में आप देखना वेरिएशन सेम है, 9 8 9 8 9 8 10 8 7 8 7 9, आप देखिए लगभग सब में वेरिएशन सेम है। बहुत कम वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा कि भैया
यही पैटर्न, यही ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूं कि हर सिचुएशन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग सेम है, 3 2 4 2 3 4 2 3 4 क्वेश्चन, अगले में 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 1 2 1 2 1, इसमें जीरो भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द शिफ्ट्स में वेरिएशन कम है। ये भी पूरा क्लस्टर वाइज है, ये पूरा क्लस्टर वाइज जो हमने पीछे चार्ट के फॉर्म में समझाया है, यहां पर हमने नंबर के फॉर्म में समझा दिया। चीजों को पकड़ना सीखें भैया। अब आते हैं चैप्टर वाइज, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से वो चैप्टर पहले मार्क करो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, सबसे ज्यादा अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे ज्यादा WP 1 1 3 3 1 2 1 1, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन है। जैसे रोटेशन का हर चैप्टर में एक क्वेश्चन है, थर्मल फिजिक्स के हर चैप्टर में 1 2 क्वेश्चन है। केटीजी का देखो, केटीजी का हर पेपर में 2 1 2 1 2 1, फ्लूइड मैकेनिक्स के भी हर पेपर में एक सवाल है, 2 शिफ्ट को छोड़कर। मतलब इन चैप्टर्स में से सबसे पहले ये मार्क करें, ये लिस्ट आपके सामने है ही, स्क्रीनशॉट लेकर के सबसे पहले इनकी लिस्ट बनाएं और ये मार्क करें कि भैया आप इनमें से कितने चैप्टर्स कर सकते हैं, कितने चैप्टर पहले आपको आते हैं। मतलब इनमें से लेट से मुझे वेक्टर आता है, मुझे लॉज ऑफ मोशन आता है, मुझे वर्क पर एनर्जी आता है, मुझे थर्मल फिजिक्स आती है और फ्लूइड आती है। ऐसे चैप्टर्स को मार्क करें। इन चैप्टर्स को तो आप 100% करेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल वेक्टर यार देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको बहुत ज्यादा मैं क्या देखता हूं, बच्चों को जो चैप्टर आता है ना वो वही लगाते रहते हैं। अब वेक्टर आता है तो लगातार वेक्टर के क्वेश्चन लगाए पढ़े, परसेंटेज तो देखो भाई, 2 पेपर में आया है वो भी एक क्वेश्चन, बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं है ना भाई। इतना वेक्टर तो आप इतना लगा चुके होगे अभी तक कि वेक्टर का सवाल आएगा तो मैं कर लूंगा। तो इस पे अपना फोकस बहुत ज्यादा ना करें। हाँ, अगर एक आध दिन को रिवीजन करना है तो कर लीजिए, बहुत ज्यादा इस पर फोकस नहीं करना। इस चैप्टर को देखते हैं, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, थोड़ा बहुत स्लॉट है, इसको थोड़ा सा परसेंटेज देंगे। वर्क पावर एनर्जी अच्छा खासा है तो इसको अच्छा खासा टाइम देंगे। थर्मल फिजिक्स अच्छा खासा पार्ट है, फ्लूइड अच्छा खासा पार्ट है। अब इसके बाद वो चैप्टर ढूंढे जो आपको थोड़े बहुत आते हैं। जैसे यार सर्कुलर मोशन है, मुझे आता तो है, मैं कर सकता हूं, थोड़ा सा अगर मैं कहूं तो डाइसी सिचुएशन है मेरी इसमें, मतलब आता है, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, कर सकता हूं। उसके बाद वो चैप्टर मार्क्स कीजिए जो आपको नहीं आते, मतलब जो आपको करने हैं लेकिन थोड़ा डाइसी पार्ट है। अब इन चैप्टर्स में देखिए क्या ये चैप्टर इसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन हर पेपर में लगभग एक क्वेश्चन है और हर पेपर में आता भी है, तो भैया करना चाहिए। एक क्वेश्चन का मतलब होता है 4 नंबर। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जब आप ओवरऑल बड़े पिक्चर पे सोचोगे तो 4 नंबर पे हजारों मतलब काफी हजार रैंक आप आगे पीछे हो सकते हो सिर्फ 4 नंबर पे। 4 नंबर पे ध्यान रखिएगा, ठीक। तो सर्कुलर मोशन देखिए, ठीक है भाई, करना है नहीं करना, केटीजी तो करना है। तो ऐसे पार्ट जो थोड़े डाइसी हैं, जो थोड़े से मतलब आते हैं, कम आते हैं, उन पर फोकस करें। तो यानी अगले हिस्से में मुझे केटीजी और यूनिट एंड डायमेंशन निपटाना है। सर्कुलर मोशन के बारे में सोचेंगे क्योंकि उसके परसेंटेज थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, हर बीच में कोई ना एक शिफ्ट में गायब हो रहा है, ठीक है ना भैया। उसके बाद तीसरे पार्ट पर वो आते हैं कि जो मुझे बहुत कम आते हैं। अब बहुत कम में कौन से बचे हुए रह गए, मैं सिर्फ एग्जांपल पर हूं, किसी का काइनेमेटिक्स, रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, और बस ये 3-4 चैप्टर। अब देखो क्या ये वर्थ इट है। सेंटर ऑफ मास कोलिजन की अगर मैं बात करता हूं, ये सिर्फ 11th है, 12th में भी चलेंगे। अगर मैं सिर्फ सेंटर ऑफ मास की बात करता हूं तो सेंटर ऑफ मास भाई 15 से 20 लेक्चर का टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है। रोटेशन 20-25 लेक्चर। तो ऐसे चैप्टर जो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन क्वेश्चन देखिए आ तो सेंटर ऑफ मास से 1-2 ही रहे हैं, रोटेशन से भी 1-2 रहे हैं। तो अगर मैं इन 1-2 क्वेश्चंस को छोड़ भी जाऊं तो भी मेरा टारगेट तो सेट हो जाएगा भैया फिजिक्स में। मतलब फिजिक्स में हमारा टारगेट 100 नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे सही हो जाने चाहिए अप्रैल अटेम्प्ट तक। इनको हम उठाएंगे सबसे लास्ट में, मतलब इनको ऐसे मार्क कर लीजिए, गोला कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंदी है और उतना वर्थ इट भी नहीं है भाई। मतलब ठीक है, अगर इसमें 5-5 क्वेश्चन आ रहे होते 25 में से 20% आ रहा होता तो मैं आपको बोलता है वर्थ इट है, करना चाहिए, लेकिन इनके 1-1 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना वर्थ इट नहीं है। लेकिन अगर मैं काइनेमेटिक्स देखो 2-1 2-1 2-1 2-1, काइनेमेटिक्स है कितना छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक 10 से 12 लेक्चर का टॉपिक है, करना वर्थ इट है और इतना टफ है नहीं जितना सेंटर ऑफ मास रोटेशन है। तो अगले पार्ट में, मतलब ये हमने सिर्फ 11th कंप्लीट किया, तो अगले पार्ट में हम काइनेमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो इसको मैं ऐसे स्टार्ट कर देता हूं, ये वर्थ इट नहीं है, इनको हम बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ेंगे, बिल्कुल लास्ट। टाइम बचेगा तो करेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं करेंगे, छोड़ के जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो मेरी 11th लगभग कंप्लीट हो गई। पहले वो चैप्टर्स किए टिक, वो चैप्टर हैं जो हमें आते हैं उनको कंप्लीट किया, उनको साइड पटका,
हफ्ते भर 10 दिन में हमने उनको साइड फेंका। अभी फरवरी चल रही है, 10 तारीख मान लीजिए, तो 20 फरवरी तक हमने वो टॉपिक निपटा लिए जो हमें आते हैं। उसके बाद 20 से 28 फरवरी या 5 मार्च तक हम वो टॉपिक कर लें जो डाइसी है हमारे 11th के। फिर 5 मार्च के बाद अब हम आते हैं 12th पर। मतलब उसके बाद चाहे तो काइनेमेटिक्स पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें 12th का वेटेज, तो 12th का वेटेज भी काफी आया, क्योंकि 12th इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मॉडर्न, इन सब का वेटेज बहुत आया। मैं कह रहा हूं 11th पर उतना फोकस नहीं करें जितना 12th पर। अब यही सेम सिचुएशन 12th पर, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11th पर पहले पूरा कंप्लीट करें फिर 12th पर जंप हो, एक साथ। मतलब एक चैप्टर 11th का उठा लिया, ये एक चैप्टर 12th, जिनका वेटेज सबसे ज्यादा पहले उसे उठाओ। अब आते हैं 12th पर। 12th पर आप देखो, सबसे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2-1 हर पेपर में देखने को मिल रहा है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 2-2 1 हर पेपर में देखने को मिल रहा है। ग्रेविटेशन छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा, आई थिंक 3 या 4 लेक्चर का, आपको हो सकता है 5 या बढ़ा दिया हो, लेकिन हर पेपर में एक। करंट इलेक्ट्रिसिटी हर पेपर में 2-3 आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट देखो, एमईसी 2-1 ईएमआई-एसी 2-4 यानी ये चैप्टर्स बहुत जरूरी हैं। अच्छा, इनमें से भी पहले डिवाइड वही करो, आते हैं, डाइसी है, नहीं आता, डिवाइड मारो। जो चैप्टर आते हैं क्या वो वेटेज रखते हैं? वेटेज रखते हैं तो हम उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, मैं ऐसी एक गैस मार लेता हूं, लेट से मुझे कैपेसिटर आता है, और मुझे वेव्स आता है, और मुझे ये आता है, क्या बोलते हैं, लेट से सेमीकंडक्टर आता है। डाइसी पार्ट में बात करूं तो डाइसी पार्ट में मेरा एसएचएम है, लेट से मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी है डाइसी में, लेट से मेरा ईएमआई है डाइसी में, उसके बाद मेरा मॉडर्न है डाइसी में, और जो बचे हुए पार्ट है वो मुझे नहीं आते। लेट से ऐसा कुछ डिवीजन है। तो अब सबसे पहले चेक करें जो पार्ट मुझे आता है क्या वो मुझे करना चाहिए। तो भैया मेरे हिसाब से सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे कूदना चाहिए, क्योंकि ये आता भी है और इसके क्वेश्चन भी है। वेव सर है तो सही, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। सर ये क्यों नहीं करना चाहिए? वेव में वेव ऑन स्ट्रिंग आता है, वेव में साउंड वेव आता है, 2 चैप्टर मिला करके देखो भाई, एक क्वेश्चन। कहां? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं कि भैया इसको मतलब कवर ये करना नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना है, करना है, बट विद टाइम करना है। मतलब पहले उन चैप्टर पर फोकस करें जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कैपेसिटर में फिर भी एक दो सवाल आते रहे हैं, सेमीकंडक्टर में एक सवाल आता रहा है, तो इसको पक्का करेंगे और इसको पक्का करेंगे, फिर टाइम लिमिट के साथ। और उसके बाद सेकंड में हम जैसे फॉर एग्जांपल 5 से 15 मार्च तक मैंने ये 2 चैप्टर कर लिए, 2 या 3 चैप्टर कर लिए। 10 दिन में मेरे हिसाब से 3 चैप्टर बहुत होते हैं, सफिशिएंट होते हैं रिवीजन के लिए। जेईई मेंस पीवाईक्यूज लगाएं, जेईई मेंस के लिए सिर्फ पीवाईक्यू। 20, 21, 22, 23, 24 पहला अटेम्प्ट, सिर्फ इतने पीवाईक्यू भी अगर तुमने लगा लिया ना, मैं गारंटी लेता हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं, फिजिक्स में तेरे 80 नंबर आ सकते हैं। अगर मैं कोई भी एक क्वेश्चन तुमसे पूछ लूं ना, शीट का उठाकर, पीवाईक्यू का उठाकर, 20 से लेकर 24 के बीच का, तो वो अगर तुम्हारे टिप पर है ना, सर इसमें h/λ, h/λ फोटोन और उसका मोमेंटम बराबर कर देंगे, देखो सर आंसर आ जाएगा। इतना टिप पर अगर तुम्हें क्वेश्चन है तो मैं गारंटी लेता हूं 80-90 नंबर से कम नहीं आ सकते तुम्हारे फिजिक्स में। ठीक, अब आता है सेकंड में डाइसी। डाइसी में उन पार्ट्स पर फोकस करें जो इंप्रूव किए जा सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला डाइसी पार्ट देखा, डाइसी में एचएम है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ईएमआई-एसी है और मॉडर्न है। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले जंप करना चाहिए उस पार्ट पर जो थोड़ा आसान लगता है तुम्हें। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत आया है, ईएमआई-एसी भी बहुत आया है, मॉडर्न भी बहुत है। अब इनमें से तुम्हें कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है वो ढूंढो, तुम्हें कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है वो ढूंढो। सर मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छा लगता है, आसान लगता है, तो सबसे पहले इसे निपटा लो, ये मेरा ऑर्डर है। फिर मैंने देखा अच्छा ईएमआई-एसी और मॉडर्न, सर फिर मुझे मॉडर्न अच्छी लगती है तो दूसरे में फिर उसे निपटाऊंगा। फिर सर मुझे ईएमआई-एसी अच्छा मतलब उसके बाद ईएमआई-एसी आएगा तो तीसरे में सर इसे निपटाऊंगा। और फिर एसएचएम में देखूंगा एसएचएम को निपटाना है या नहीं निपटाना, ये बात की बात है। अब आते हैं उन टॉपिक्स पर जो हमें नहीं आते, जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसके अलावा कौन बचा हमारा, ग्रेविटेशन, फिर हमारा पार्ट बचा एमईसी, और फिर हमारा ये वेव और मॉडर्न 2 और एरर। ये पार्ट है जो नहीं आते। अब इनमें से देखो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, 2-1 एसएचएम सॉरी ग्रेविटेशन 1-1 एमईसी 2-1 ईएम वेव 2-1 सब में आ रहा है कुछ ना कुछ।
अब आप चेक करें चैप्टर वाइज, जैसे सबसे पहले पता कौन सा कवर करना चाहिए, इसके बाद ग्रेविटेशन। क्यों? हर पेपर में एक है, हर पेपर में एक है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चैप्टर बहुत छोटा है। बहुत छोटा चैप्टर कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा, एक क्वेश्चन हमारा यहां से कवर होगा। उसके बाद आप चेक करें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बहुत बड़ा है, एमईसी थोड़ा ठीक ठाक है, ईएम वेव और वेव ऑप्टिक्स अच्छा खासा है, मॉडर्न फिजिक्स 2 और एरर, जिनमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको लगता है नहीं यार, जैसे मॉडर्न फिजिक्स 1 मेरे को आती है तो मॉडर्न फिजिक्स 2 में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, उसके बाद चाहो तो मॉडर्न फिजिक्स 2 निपटा लो। ऑर्डर सेट करो, प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करो एज पर वेटेज एंड एज पर योर कन्वीनियंस। तुम्हारी कन्वीनियंस, तुम्हारे मतलब ये मान लीजिए वेटेज और कन्वीनियंस का मिक्सचर बनाओ, यही है स्मार्ट वर्क। ठीक, तो मेरी तरफ से भाई इतना ही कि स्मार्ट वर्क में क्या करना चाहिए, स्मार्ट वर्क में हमारी दो चीजों को कंबाइन करना है। वो कंबाइन कैसे करना है, ये पीपीटी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी, या कोटा पल्स बाय अनअकैडमी चैप्टर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें ये पीपीटी अपलोड करवा दूंगा मैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप चैप्टर वाइज आप वेटेज चेक करें, वरना स्क्रीनशॉट तो आप ले ही सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, तो है ना। तो इसमें आप चैप्टर वाइज देखें कि यार इन चैप्टर्स में 11th 12th कंबाइंड में इन चैप्टर्स में मैं कंफर्टेबल हूं, ये थोड़े डाइसी हैं और ये बिल्कुल नहीं आते, ऐसे सबको अंदर से पता होता है भाई। अब जो चैप्टर्स आते हैं उनमें परसेंटेज वाइज ऑर्डर सेट करें, जो चैप्टर डाइसी हैं उनमें परसेंटेज वाइज, और जो नहीं आते उनमें परसेंटेज वाइज। पहले वो चैप्टर करें जो आते हैं हाई परसेंटेज है, फिर कंपेयर करें कि यार ये डाइसी है, ये पार्ट जल्दी हो जाएगा, या जिनका परसेंटेज कम है वो पार्ट जल्दी हो जाएगा। अगर ये पार्ट जल्दी होने वाला है तो डेफिनेटली इसे करें, और अगर ये पार्ट जल्दी होने वाला है, इनका वेटेज बहुत हाई है, तो डेफिनेटली इनके पीछे भागें, ये लास्ट में करें, लेकिन टाइम छोड़े इनके लिए भी। उसके बाद जो डाइसी है हाई परसेंटेज है, पहले उसे कर लें, फिर वो कर लें जो लो परसेंटेज लेकिन आते हैं, फिर वो जो लो परसेंटेज डाइसी है, फिर लास्ट में वो पकड़ें जो टॉपिक्स हमें नहीं आते। अगर वो हाई परसेंटेज टॉपिक कवर किए जा सकते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से कवर करें, चाहे वीडियो लेक्चर देख करके करें, चाहे आप उन कहीं से भी कवर करने को मिले वो आप उनको कवर करें, क्योंकि आपके पास टाइम है। अभी फेब चल रहा है, मार्च अप्रैल, मतलब मोटा मोटा मान के चलो 2 महीने से ऊपर है, 2.25 महीने मान के चलो, क्योंकि अप्रैल में फर्स्ट वीक में तो पेपर होगा नहीं, तो 2-1 महीने मान के चलें, तो 2 महीने अगर आपके पास है तो 2 महीने में आप इन चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। 2 महीने में आप मान के चलें आप 20 चैप्टर तो आराम से कर सकते हैं, 3 दिन में 1 चैप्टर हो सकता है भाई, करें। समझ में आ गई बात? तो दिस इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क, हाउ टू इंप्रूव योर स्कोर इन अपर अटेम्प्ट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, और अगर आपका अपर अटेम्प्ट बढ़िया जाए तो भैया दुआओं में याद रखिएगा, है ना। बस पढ़ते रहो, थोड़ा हार्ड वर्क कम करो, स्मार्ट वर्क ज्यादा करो, है ना भैया। ये नहीं है कि घिसने लग जाओ, बिना सोचे समझे हर चैप्टर को स्मार्ट भी प्ले करें, और कोशिश करें कि जब अपना अप्रैल अटेम्प्ट में पेपर आए, अगर आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट नहीं, फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट नहीं आती है, लेट्स से थर्ड या फोर्थ शिफ्ट आती है, आगे की शिफ्ट आते हैं, तो उन दौरान हमारे चैनल पर आपको रिएक्शन वीडियोस मिलते रहते हैं, पेपर के एनालिसिस मिलता रहता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, उनको जरूर से देखें, क्योंकि उनसे पैटर्न पता लगेगा कि क्या मेरा वही पैटर्न आ रहा है जो आ रहा है। ठीक, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो जाएगा कि हाँ मैंने इतने चैप्टर कर लिए, तो एटलीस्ट उतने चैप्टर के क्वेश्चन तो मैं कर ही आऊंगा, मतलब मैं 15 से 20 क्वेश्चन तो फिजिक्स के कराऊंगा। एफिशिएंसी 100% के आसपास आनी चाहिए। 15 से 20 करूं तो ये नहीं हो कि 50% ही सही हो, आधे सही होंगे तो आधे सही होंगे तो नंबर कुछ नहीं मिलेंगे। तो 15 से 20 क्वेश्चन का अटेम्प्ट मतलब 70 से 80 नंबर, सॉरी 60 से 80 नंबर के बीच में आप स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में। ऐसे ही सेम बातें आप केमिस्ट्री और मैथ्स में करें तो आई कैन डेफिनेटली से कि आप बहुत सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, तो बस मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, थोड़ा स्मार्ट वर्क प्ले करें और एनालिसिस करें कि हमें क्या करना है आगे। गधा मजदूरी से बेटर है स्मार्ट वर्क। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करें, बेस्ट ऑफ लक।